नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम इस टॉपिक से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये वीडियो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज तक का आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित वीडियो बहुत कम बनते हैं। ये टॉपिक बहुत ही क्लिष्ट है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके 2-3 किताबों से संकलन करके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आंसर सहित मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा आपको। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में राजा के बाद शासन में किसका स्थान था? युवराज, सेनापति, प्रधान, दीवान। तो दोस्तों, यहाँ विकल्पों को देखने पर हम देखते हैं कि युवराज के अलावा जो है सारे के सारे ही पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जबकि युवराज जो है राजा से सीधे रूप से संबंधित हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा युवराज। मध्यकाल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो था वो था युवराज का। यदि बात प्रशासन की हो, शासन की बजाय प्रशासन की हो, तो प्रशासन में प्रधान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में प्रशासन में विदेश मंत्री कहलाता था, क्या कहलाता था? बख्शी, प्रधान, दीवान, संधि विग्रहिक। तो दोस्तों, बख्शी जो था वो सेनापति था, प्रधान जो है प्रधानमंत्री की तरह था, दीवान जो था वो प्रधानमंत्री से नीचा स्थान था। कुछ रियासतों में प्रधान को दीवान भी कहा जाता था। तो यहाँ पूछा है विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री हो जाएगा दोस्तों संधि विग्रहिक। विभिन्न रियासतों या पड़ोसी राज्यों से संधियाँ वगैरह करने का काम जो करता था वो संधि विग्रहिक करता था। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्षपटलिक का कार्य था, क्या कार्य था? देखिए, आय व्यय का हिसाब रखना, डाक विभाग का प्रधान, सेना विभाग का प्रमुख, या दरबारी शिष्टाचार की देखरेख। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आय व्यय का हिसाब रखना। आय व्यय का हिसाब रखने का काम जो है वो अक्षपटलिक किया करता था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, महाप्रतिहार संबंधित था, किससे संबंधित था? आय व्यय का हिसाब रखना, डाक विभाग का प्रधान, सेना विभाग का प्रमुख, दरबारी शिष्टाचार की देखरेख। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है दरबारी शिष्टाचार की देखरेख। दरबारी शिष्टाचार की देखरेख करने का काम महाप्रतिहार किया करता था। महाप्रतिहार राज दरबार का महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। इसका जो राजपूत शासक थे या जो भी मध्यकाल में शासक थे उससे सीधा संबंध हुआ करता था। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, असुमेलित विकल्प है। असुमेलित विकल्प आपको बताना है दोस्तों। तो असुमेलित विकल्पों में भीषागाधिराज, दोस्तों भीषागाधिराज राजवेद्य था, महापुरोहित धार्मिक कार्य, बंदीपति, कविता पाठक और भंडारिक सेनापति। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि भीषागाधिराज जो था वो राजवेद्य हुआ करता था, महापुरोहित धार्मिक कार्य करते थे, और बंदीपति ये राज दरबार में कविताओं का पाठ करता था। इसका जो सही आंसर है वो है भंडारिक। भंडारिक असुमेलित है। भंडारिक जो है दोस्तों ये जो मुख्य कोषाधिकारी हुआ करता था, क्या हुआ करता था? भंडारिक कोषाधिकारी, जो राजकोष था उसका अधिकारी हुआ करता था। ये कौन? भंडारिक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों,
मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो डाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर मेरे मेरे द्वारा बहुत मेहनत के बाद बनाए गए वीडियो की पीडीएफ, इस वीडियो से संबंधित क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं विद आंसर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों इसी प्रकार के और भी उपयोगी वीडियो में अब लगातार बनाता रहूँगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचकूल संबंधित थे। पंचकूल से किससे संबंधित थे? न्यायिक कार्य, राजस्व संग्रहण, सामंत की श्रेणियाँ या सैन्य बल। तो दोस्तों ये जो थे पंचकूल जो थे ये न्यायिक कार्य करते थे। कहाँ पर करते थे दोस्तों? ये स्थानीय स्तर पर यानी कि ग्राम स्तर पर जो है न्याय का काम जो थे वो पंचकूल, या जिसको हम अभी वर्तमान में पंचायत बोलते हैं, वो इससे संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दंडपाशिक, आरक्षिक, दांडिक व तलार संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? आंतरिक सुरक्षा, राजस्व संग्रहण, सामंत श्रेणी या उक्त सभी। तो दोस्तों इनका जो काम था वो था आंतरिक सुरक्षा का। जैसे कि दंडपाशिक, आरक्षिक, जैसे वर्तमान पुलिस है उसकी तरह ये अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, आरक्षिक जो है वो पुलिस यानी कि जो सिपाही होते हैं वो उसको आरक्षी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किलों या दुर्गों का जो अधिकारी था उसको वो क्या कहलाता था मध्यकाल में? कोटपाल, पीलूपति, चंदपति या फिर महाअशुपति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कोटपाल। क्या है? कोटपाल। दोस्तों पीलूपति जो था वो दोस्तों अश्वसेना थी, सॉरी, हाथी की जो सेना थी उसका प्रधान पीलूपति कहलाता था, और रथ सेना का जो प्रधान था वो चंदपति कहलाता था, और महाअशुपति जो था वो अश्वसेना का प्रधान था। जो कोटपाल था वो दुर्गों का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इसके जो चारों विकल्प हैं उनके बारे में भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और यदि आप चाहें तो इनको एक नोटबुक लेके साथ साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना किसने की? यह तिलक मंजरी जो ग्रंथ है ये किसका है? दोस्तों इस तिलक मंजरी में मध्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है, इसलिए इस रचना को यहाँ शामिल करना अनिवार्य था। तो इसकी जो रचना है दोस्तों वो धनपाल ने की। किसने की? धनपाल ने। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित इकाइयों का सही क्रम है मध्यकाल के संदर्भ में? प्रांत, मंडल, विषय, पाठक। प्रांत, पाठक, विषय, मंडल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है प्रांत। सबसे बड़ा जो था वो प्रांत था, उसके अंदर वर्तमान जो संभाग है उसकी तरह मंडल हुआ करता था, विषय जो थे वो जिले की तरह थे, और पाठक एक उपखंड की तरह हुआ करते थे। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रहार क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अग्रहार क्या है? देवालयों को प्रदत्त भूमि, ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि, सैनिकों को प्रदत्त भूमि या सामंतों को प्रदत्त भूमि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी उसको अग्रहार बोला जाता था, और जो देवालयों को जो भूमि दी जाती थी उसको देवदाई बोला जाता था। क्या बोला जाता था? देवदाई बोला जाता था। दोस्तों मंदिरों को भी भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां प्रश्न, प्रशासन में लेखा जोखा व लिपिकीय यानी कि कर्णिक क्लर्क का जो कार्य करते थे उसमें कौन सिद्धहस्त थे? तो देखना है दोस्तों इसका आंसर, ब्राह्मण, कायस्थ, नागर या सामंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है कायस्थ। मध्यकाल में एक अलग ही वर्ग का उदय हुआ जो पढ़ने लिखने का और लेखा जोखा रखने का काम करते थे, वो कायस्थ कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का मुखिया कहलाता था। क्या कहलाता था? महत्तर, ग्रामिक, ग्रामपति या उक्त सभी। तो दोस्तों सारे के सारे ही जो है ये गांव के मुखिया हुआ करते थे, या गांव के मुखिया के नाम हुआ करते थे। महत्तर, ग्रामिक, ग्रामपति और उक्त सभी, ये सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य की आय का स्रोत नहीं है, राज्य की आय का स्रोत नहीं है, तो क्या नहीं है ये देखना है आपको। दंड या जुर्माना, शुल्क या सेवा कर, भूमि कर, भूमि कर और मंडपिका। तो दोस्तों इसका तीनों ए बी और सी जो है बिल्कुल सही है। जो मंडपिका है ये आय का स्रोत नहीं था दोस्तों। मंडपिका एक जगह हुआ करती थी जहाँ पर जो है आयात निर्यात शुल्क या चुंगी कर वसूल किया जाता था, बल्कि ये एक जगह है, ये आयात निर्यात शुल्क या चुंगी कर वसूलने की जगह हुआ करती थी, एक तरीके की चौकी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है आपके सामने। मध्यकाल में अधिकांश राजपूत शासक थे, कैसे थे? धर्म विरोधी, असहिष्णु, धर्म सहिष्णु या नास्तिक। दोस्तों मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम सामंजस्य के प्रमाण मिलते हैं और विभिन्न हिंदू संप्रदायों का भी, जो शैव, शाक्त, वैष्णव आदि का उल्लेख मिलता है, जो कि एक धर्म सहिष्णु शासक होने का उदाहरण है। तो मध्यकाल में के जो अधिकांश राजपूत शासक थे वो धर्म सहिष्णु शासक थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में राजस्व लिया जाता था, राजस्व की जो दर थी वो क्या थी ये देखना है आपको। तो इसका आंसर है दोस्तों 1/10 से लगा करके 1/3 तक, यानी कि 10% से लगा कर, 1/10 का मतलब 10% से लगा करके, कितने प्रतिशत? 10% से लगा करके, और जो राजस्व लिया जाता था 1/3 यानी कि लगभग 33% तक राजस्व वसूल किया जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत विकल्प है, असंगत विकल्प आपको बताना है। उद्रंग, भूमि कर, हिरण्य नगद कर, भोग वस्तुएं और दंड जो है सामंती कर। दोस्तों दंड जो है सामंती कर नहीं था, दंड जो था, दंड जो है दोस्तों सामंतों से नहीं लिया जाता था, ये जो है सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण करके उन दूसरी रियासतों या दूसरे राज्यों को दंडित करने के उद्देश्य से वो दंड लिया जाता था, या फिर अपराधियों से भी ये कर वसूल किया जाता था। कौन सा? दंड, दंड वसूल किया जाता था, किन से? अपराधियों से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान व शुल्क किस प्रकार के कर यानी कि टैक्सेस थे? आयात निर्यात, सेवा कर, उत्पादन कर, बिक्री कर। दोस्तों दान व शुल्क जो थे ये आयात निर्यात थे, और ये हमने पहले देखा था मंडलिक, वहाँ पर ये चुंगी घर हुआ करते थे, वहाँ पर ये आयात निर्यात शुल्क वसूल किया जाता था, दान व शुल्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में शासक द्वारा वसूल किया गया अतिरिक्त कर यानी कि छोटे जो कर थे वो क्या कहलाते थे? फुटकर कर जो थे, आपात कर, अभाव्य, तलवार बंधाई और उत्तराधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है अभाव्य। अभाव्य के अंतर्गत ही बाकी के जो तीनों टैक्सेज है वो शामिल है। ये अन्य कर थे, अतिरिक्त कर थे, लेकिन इन सबको सामूहिक रूप से अभाव्य कहा जाता था। ठीक है, आपातकाल, तलवार बंधाई, चौरी कर वगैरह ये सारे के सारे जो है अभाव्य के हिस्से थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मध्यकाल में प्रशासन में भूमिका नहीं निभाई थी? कौन है? भटियानी रानी, जयपुर की हंसाबाई, मेवाड़ की कर्णावती मेवाड़ की, और नाथावती बूंदी की। तो दोस्तों किसने भूमिका नहीं निभाई? नाथावती ने। नाथावती ने क्या किया दोस्तों? किसका निर्माण करवाया था आपको बताना है। बूंदी में इसने किसका निर्माण करवाया था आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, और ये किसकी पत्नी थी? ठीक है, तो नाथावती ने प्रशासन में भूमिका नहीं निभाई थी। ठीक है, बाकी अन्य के बारे में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन शासन व्यवस्था में सामंतों के मध्य राजा का स्थान था, क्या था? स्थान था। तो दोस्तों स्थान था या स्थान नहीं था, इसमें ये करना है आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है। राजा का स्थान नहीं था, कुल में प्रधान का था, सामानों में प्रथम था, समूह का नेता था, और तो क्या नहीं था? ये निरंकुश नहीं था दोस्तों। शासक जो है वो निरंकुश नहीं हुआ करता था, इस पर अंकुश होता था किनका? सामंतों का। दोस्तों सामंत जो थे वो इनको, राजा को बाप जी के नाम से पुकारते थे, और जो राजा लोग थे वो सामंतों को काका जी या काका जी वगैरह इस नाम से पुकारते थे। तो ये एक तरीके से बंधुत्व व्यवस्था थी, इस तरीके का सिस्टम था ये। ठीक है,
एक बहुत सारे सरदार मिल करके एक सरदार का चुनाव करते हैं, उस टाइप का। इस टाइप का नहीं था, जिस टाइप का कि एक ये ट्रायंगल बनता है, एक पिरामिड बनता है, नीचे सामंत फिर और ऊपर शासक, इस तरीके का नहीं था। इस तरीके की व्यवस्था जो थी वो यूरोप में थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेख क्या है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सामंतों की जागीर की वार्षिक उपज का अनुमान। सामंतों की जागीर की वार्षिक उपज का वास्तविक जमा, राज्य की वार्षिक उपज का अनुमान, खालसा भूमि की वार्षिक उपज का अनुमान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पहला वाला, सामंतों की जागीर की वार्षिक उपज का केवल अनुमान है, और जो वास्तविक जमा होता था ये भरत रेख कहलाती थी। क्या, कौन सी रेख कहलाती थी दोस्तों? भरत रेख। जो टैक्स भरा जाता था उसको भरत रेख कहलाता था, उसको कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अभी रेख जो है ये केवल अनुमान है, वास्तविक भरत रेख कहलाता था। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। मारवाड़ में किस श्रेणी के सामंतों को रेख, चाकरी व हुक्मनामा से 3 पीढ़ी तक मुक्त रखा जाता था? दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, और यह प्रश्न भी जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है उसी में से लिया गया है, और मैंने सारे प्रश्न जो हैं उसी पुस्तक में से लिए हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, प्रामाणिक भी है। तो मैं जो भी टेस्ट बनाता हूँ वो उन्हीं बुक्स में से बनाता हूँ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राजवी। क्या है? राजवी। ठीक है दोस्तों, राजवी है, जो कि राजा के सीधे वंशज होते थे। इनको 3 पीढ़ी तक रेख, चाकरी और हुक्मनामा से मुक्त रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 24वां प्रश्न। मारवाड़ के शासकों का राज तिलक कौन करता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऊंदरी का भील गमेती, बगड़ी का जेतावत ठाकुर, मेड़ता का परमार ठाकुर, आउवा का चंपावत ठाकुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बगड़ी का जेतावत ठाकुर। दोस्तों यहाँ एक प्रश्न और आपके क्लियर हो जाता है। जो ऊंदरी का जो भील गमेती है ये मेवाड़ के, कहाँ के? मेवाड़ के शासकों का राज तिलक करता था। और राज तिलक कैसे करते थे दोस्तों? ये तलवार पर अपने अंगूठे को चीर कर और राजा के मस्तक पर खून का तिलक लगा करके उसका राज्याभिषेक करते थे, उसका राज तिलक करते थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इस प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरशाही रेख संबंधित है। अमरशाही रेख किससे संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर या आमेर? तो अमरशाही रेख जो है दोस्तों वो संबंधित है मेवाड़ से। अमर सिंह ने इसको प्रचलित किया था। ठीक है, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। मेवाड़ के शासकों की श्रेणी नहीं थी। कौन सी श्रेणी नहीं थी ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 है जो प्रथम श्रेणी के सामंत थे, 16, 32, 36, गोल। दोस्तों इसका जो 16 है जिनको प्रथम श्रेणी के सामंत थे इनको उमराव भी बोला जाता था। 32 भी इसकी श्रेणी है, लेकिन 36 इसकी श्रेणी नहीं है, और गोल भी इसकी श्रेणी है। कौन सी श्रेणी नहीं है दोस्तों इसकी? तो इसकी श्रेणी नहीं है 36 वाला। ठीक है, लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप चाहे इसकी ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कोटड़ी के आधार पर सामंतों का विभाजन किस रियासत से संबंधित था? मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, आमेर। तो ये संबंधित था दोस्तों आमेर से संबंधित था। किससे संबंधित था? आमेर से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा के सामंतों की श्रेणियां थी। देश थी व हजूर थी, ताजिमी व खास चौकी, ग्रासिया व भूमिया, या उक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें 3 प्रश्न आपके क्लियर होंगे। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो देश थी व हजूरती है, लेकिन जो ताजिमी और खास चौकी है ये आमेर के शासकों की श्रेणी थी। कहाँ के? आमेर के शासकों की 2 श्रेणियाँ थी। और दोस्तों ग्रासिया और भूमिया इनको भी देखते हैं। ग्रासिया जो थे दोस्तों ये सैनिक सेवा के बदले या प्रशासन में सेवा के बदले जो है उन जो भूमि दी जाती थी उन सामंतों को ग्रासिया बोला जाता था। और भूमिया जिनका जन्मसिद्ध अधिकार होता था जागीर पर उसको भूमिया
कहा जाता था, जिन पर वंश जिनका जो है उस पर अधिकार वंश दर वंश चलता था, उनको भूमियाँ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। प्रधान का पद किसके समकक्ष था? वर्तमान में जो है ये पद किसके समकक्ष है? तो ये पद जो था दोस्तों प्रधानमंत्री के समकक्ष हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माण कार्य, वस्तुओं का क्रय विक्रय व राजकीय विभागों के सामानों का जो क्रय का जो काम करता था वो कौन करता था? खानसमा, फौज बख्शी, खजांची, दीवान। इसका सही आंसर है दोस्तों खानसमा। खानसमा जो राजकीय क्रय विक्रय, राजकीय विभाग जितने भी थे, जितने भी राजा की आवश्यक वस्तुएं थी उन सबको खरीदने का काम जो था वो खानसमा करता था। फौज बख्शी फौज का प्रधान था। खजांची जो था ये मुख्य लेखा अधिकारी था। और दीवान जो था ये कुछ रियासतों में प्रधान या प्रधानमंत्री को दीवान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न इस प्रकार से है। मध्यकाल में राजपूताने में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? स्मृतियों पर, धर्मशास्त्रों पर, रीति रिवाजों पर और उक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उक्त सभी। इसके अलावा एक और आता है लोकाचार। लोकाचार स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, रीति रिवाज और लोकाचार, इन पर जो है मध्यकालीन न्याय व्यवस्था आधारित थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कनवारी, दफेदार, तलवाटी व शहना किससे संबंधित है? तो ये देखना है दोस्तों आपको। प्रांतीय शासन, ग्राम प्रशासन, केंद्रीय शासन या केंद्रीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था। तो दोस्तों ये जो संबंधित है ये ग्राम प्रशासन से संबंधित है। और आपको इन सब का अर्थ में क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। जो कनवारी था, कनवारी जो था ये खेत का रक्षक था। खेत का क्या था? रक्षक। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों नेक्स्ट जो है दफेदार जो था ये गांव में जो है लेखा जोखा का काम करता था। क्या काम करता था? लेखा जोखा का काम जो था वो दफेदार करता था। लेखा जोखा का जो काम करता था वो दफेदार करता था। नेक्स्ट जो है तलवाटी। दोस्तों ये गांव में नापने तोलने का काम करता था। कौन? तलवाटी। और शहना जो था ये मुख्य प्रबंधक हुआ करता था ग्राम प्रशासन का। शहना का मतलब ही फारसी शब्द है, इसका मतलब ही प्रबंधक होता है। क्या मतलब होता है इसका? प्रबंधक, मैनेजर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भिगोड़ी कर किस पर लिया जाता था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर आपने देखे होंगे इस प्रकार के प्रश्न, लेकिन आपको शायद ये प्रश्न जहां आपने देखे वहाँ समझ में नहीं आए होंगे। आप इसको समझिए अच्छी तरीके से। भिगोड़ी कर किस पर लिया जाता था? तो वाणिज्यिक फसलों, खाद्य उत्पादों, चारागाह या भूमि पैमाइश। तो दोस्तों भिगोड़ी जी जो कर था वो नकद में लिया जाता था। और ये लिया जाता था वाणिज्यिक फसलों या नकदी फसलों पर भिगोड़ी कर लिया जाता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाटा व कूता क्या है? लाटा व कूता क्या है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। प्रशासनिक इकाइयाँ, राजस्व अधिकारी, राजस्व पद्धतियाँ, भूमाप पद्धतियाँ। और जो विकल्प मिल रहे हैं आपको बहुत पास वाले मिल रहे हैं दोस्तों। इसमें से डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है राजस्व पद्धतियाँ। राजस्व वसूलने की जो पद्धतियाँ हैं वो है दोस्तों लाटा व कूता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खालसा, हवाला, जागीर, भोम व शासन किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों ये जो है ये भूमि के प्रकार है। किसके प्रकार है? भूमि के प्रकार है। खालसा सीधे राजा के अधिकार में हुआ करती थी, वो भूमि खालसा कहलाती थी। उसका जो प्रशासन का काम था वो सीधा राजा या उसके अधिकारी करते थे। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा देगा। निश्चित रूप से ये अगर इस टॉपिक से आपके कोई भी प्रश्न आया तो इन 35 प्रश्न में से 35 प्रश्न के अलावा कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें सारे ही प्रश्नों को हमने शामिल किया है। और अगर कोई प्रश्न को शामिल नहीं किया है तो उसका विवरण जरूर इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ है। ठीक है दोस्तों। आपसे आशा करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं विद आंसर आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।